हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल बीएमई क्लासेज में। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 या वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्या अपने कल बात की थी, वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्याएं परिमेय, परिमेय व अपरिमेय, अपरिमेय संख्या संख्याओं का समूह है। क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या वह संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। एक होती है कल्पित संख्या, अधिकल्पित संख्याएं। अधिकल्पित संख्याएं वह संख्याएं जिनको अपन केवल मात्र कल्पना कर सकते हैं, माइनस का रूट, 2 का रूट। ये एक संख्या नहीं होती, इसकी अपन केवल मात्र कल्पना कर सकते हैं। यह है अधिकल्पित संख्या, कल्पित संख्या। कल्पित संख्या अतः वह संख्या ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल कल्पित संख्याएं कहलाती हैं। अब अपन पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी ये 3 प्रश्न है, इन 3 प्रश्नों का एचसीएफ एल्गोरिथ्म विधि से ज्ञात करेंगे। एचसीएफ एल्गोरिथम विधि से प्रयोग ज्ञात करेंगे। अब कैसे करेंगे? 255 और 225 और 135, इनमें सबसे बड़ा संख्या है 225। अब 225 को अपन ए बनाएंगे, 225 को, और बी 135 को। फर्स्ट पर्सन में ए 225, बी 135, सबसे बड़ी संख्या को ए बनाते हैं, यानी भाज्य सबसे बड़ा होता है, इसलिए 225 को अपन ने ए बोला है। 225 बी 133 कितनी बार गया? लगभग एक बार। 135 जीरो या कितना हो गया? 12 में से 3 गया, 90। यह हो गई फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप यानी बी, ये आर से बड़ा होता है बी, यानी यूक्लिड विभाजन परिमिका में क्या था? आर से बड़ा होता है बी, आर से बड़ा होता है बी, या आर छोटा है बी बड़ा है। इसी को सिद्ध करता है यूक्लिड विभाजन परिमिका, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोनों एक सी है, इसलिए दोनों को समूह में लेकर हल करते हैं। यह हो गई फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? जो यह बी था इसे ए बनाएंगे। 135 कितनी बार गया? लगभग एक बार ही जाएगा, 90। कितना बच गया? 5, 9 में से 4 गया, 13 में से 9 जाएगा तो 4। ये हो गई सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? यह 90 को ए बनाएंगे, 90, 45 दोनों, 90, 90, 0। अब ये 45 लास्ट का भाजक यही अपना एचसीएफ कहलाएगा। जिस जगह r बराबर 0 प्राप्त हो जाए वही भाजक एचसीएफ कहलाएगा। अब अपन कॉपी में इस तरह से नहीं करेंगे, कॉपी में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका से। यूक्लिड विभाजन परिमिका से। यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या थी? a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये थी यूक्लिड विभाजन परिमिका। इसी आधार पर इस भाग विधि को, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। या ए क्या था? 200, ये थी फर्स्ट स्टेप अपनी। 225 ए, बी क्या है यहाँ? 135। आगे क्यू क्या है? 1 गुणा 1 प्लस आर कितना बचा था यहाँ?
90। ये हो गई अपनी फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड में क्या करेंगे, वही a बराबर बी क्यू प्लस आर। सेकंड स्टेप में ये है a कितना है यहाँ 135। अब ये देखो 135 यानी यहाँ b तक 135 या a बनाए गए हैं 135 को, आगे 90 कितनी बार गुणा किया था, एक बार, शेष कितना बचा था 45। यह हो गई सेकंड। थर्ड स्टेप में यह था या b को a बनाया गया था 90 बराबर 45 गुणा 2, शेषफल 0 बचा था। जिस जगह शेषफल 0 बच जाए यानी r बराबर 0 प्राप्त हो जाए, वही भाजक वही b एचसीएफ कहलाता है। 135 और 225 का एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ अपन को 45। दोनों का एचसीएफ 45। अब अपन आगे बात करेंगे 867 और 255 की। इन दोनों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या 867 255 इससे छोटी है, इसे 255 का भाग 867 में लगाएंगे। 867 का भाग 255 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, लगभग 3 बार, यानी 255 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 15 5 15 1 16 3 दूनी 6 6 1 7, यानी 255 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 765। अब यहाँ इसे माइनस करेंगे, कितना बचा 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 या 1, यानी ये क्या प्राप्त हुआ अपन को r बराबर कितना है 102। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये 255 है, इसे a बनाएंगे 255 का भाग 102 का भाग 255 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, लगभग 2 बार। 102 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 2 को 0 से, 2 को किसी भी संख्या से 0 गुणा करते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है। 2 को 0 से 0, 2 को 1 से 2। 102 में 255 का भाग लगाए 204, 2 बार किया तो कितना बचा 1 5 0, यानी 51। शेषफल कितना आया 51। अब शेषफल 51 को यहाँ क्या बनाएंगे, बी थर्ड स्टेप में 102 51 में 102 का भाग 2 बार जाता है 102, कितना शेषफल बता r बराबर 0। जिस जगह r बराबर 0 प्राप्त हो जाए वही भाजक अपना एचसीएफ कहलाता है। अब इसको कैसे लिखेंगे, वही तरीका, यूक्लिड विभाजन परिमिका। यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या थी, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी आधारित पर इसे लिखेंगे, कॉपी में ये नहीं करेंगे, कॉपी में ये करेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमिका से इसे सिद्ध करेंगे। 867 फर्स्ट स्टेप, 867 बराबर b कितना है 255 गुणा q कितना, कितनी बार भाग गया था 3 बार, प्लस शेषफल कितना आया था 102। ये हो गई फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, 255 को यहाँ a बनाए थे, प्लस बराबर कितने का भाग दिया था 102 का, कितनी बार दिए थे 2 बार, कितना शेषफल बचा था 51। ये है अपनी सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, 102 को a बनाए यानी भाज्य बनाए, कितने का भाग दिया था 51 का, कितनी बार 2 बार, शेषफल 0। जिस जगह शेषफल 0 आ जाए, r बराबर 0 प्राप्त हो जाए, वही भाजक अपना एचसीएफ कहलाता है। यह था दूसरा प्रश्न, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन परिमिका दोनों एक सी है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 267 और 255 का एचसीएफ आया 51।
51। अब बात करते हैं हम 38,220 और 196 का एचसीएफ। अब इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या 38,220, 196 छोटी है, यानी 38,220 का में 196 का भाग लगाएंगे। अब ये इतनी बड़ी संख्या है, इसका भाग कैसे लगाएंगे? इसका ही भाग लगाना है, इसको गुणा करके देखते हैं। जैसे इसमें 195 का भाग 196 को 195 से गुणा करेंगे तो ये सेम संख्या ही आएगी 38,220, यानी ये इसको 38,220 195 बार काट रहा है, शेषफल कितना बचेगा? 0। इससे भी वैसे ही 38,220 बराबर 196 गुणा 195 प्लस 0। जिस जगह r बराबर 0 प्राप्त होता है वही भाजक अपना एचसीएफ कहलाता है। इन दोनों का एचसीएफ कितना आया? 195। इसका 51, इसका 45 किया था अपना पर्सन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से इन तीनों का एचसीएफ निकालना। अब आगे बात करेंगे दूसरे पर्सन की। दूसरा पर्सन क्या था? अब अपन दूसरे पर्सन को हल करते हैं। दूसरा पर्सन क्या है? दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 6q+5 के रूप में होता है। अब मैथ के प्रश्नों में पर्सन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यह पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से यह पर्सन इंपॉर्टेंट है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में होता है जब q कोई पूर्णांक है। अब इसको अपन आगे हल करते हैं। यह पूर्णांक a मान लेते हैं, माना a एक विषम पूर्णांक है जो b से बड़ा है। माना a एक विषम पूर्णांक है जो b से बड़ा है। अब a यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या थी? यूक्लिड विभाजन परिमिका में या तो 0 के बराबर होगा r, या 0 से बड़ा होगा r से बड़ा होगा b और b से बड़ा होगा a। ये थी अपनी यूक्लिड विभाजन परिमिका। इसी के आधार पर अपन ने a को सबसे बड़ा माना है और b से बड़ा माना है a को, और b को अपन 6 मान लेते हैं। b को 6 मान लिया। अब r कितना होगा? r या तो 0 के बराबर होता है या फिर b से छोटा होता है, b बड़ा होता है। अब b यहाँ कितना है? 6, यानी b का मान 6 से छोटा ही होगा। b के संभावित मान कितने होंगे? 0 1 2 3 4 5। 6 नहीं होगा। b को अपन ने 6 माना है और r को 5 मान अपन पर्सन में करने के लिए इन 5 मानों को हल करेंगे, यानी r की जगह इन 5 मानों को लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या थी? यूक्लिड विभाजन
परिमेय का। ये कहती ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अपन यानी ए के बराबर में इनको सिद्ध करेंगे, ए के बराबर में इन तीनों को सिद्ध करेंगे, यानी ए बराबर 6q+1 6q+3 6q+5 की फॉर्म में है या नहीं। यानी यहाँ b को अपन ने 6 माना है, और q को, अब q क्या होता है, q यानी अपन बात करेंगे Q की। Q क्या है, Q कोई भी पूर्णांक, Q कोई भी पूर्णांक हो उसे 6 से गुणा करने पर अपन को सम पूर्णांक प्राप्त होगा, सम पूर्णांक प्राप्त होगा। यानी यहां अपन को Q को नहीं लिखेंगे, क्योंकि Q को कोई भी किसी भी पूर्णांक को, जैसे 6 को अपने 7 से गुणा किया, 7 की 42, 6 को 5 से गुणा किया, 7 पंजो 6 पंजो 30, ये क्या है, सम पूर्णांक। इसलिए अपन को 6 को नहीं लिखेंगे, 6 की जगह इसमें अपन Q R के बराबर, R बराबर 0 रखने पर, R बराबर 0 रखने पर, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस, R बराबर 0 रखने पर, यानी A बराबर बी क्यू, B का मान कितना है 6, Q नहीं लेंगे, प्लस 6Q प्लस R। Q को अपन नहीं मानेंगे कुछ और, क्योंकि क्या को किसी भी संख्या से गुणा करने पर एक सम पूर्णांक ही प्राप्त होगा। A बराबर 6Q प्लस 0, A बराबर 6Q, ये एक सम है, सम पूर्णांक है। दूसरा R बराबर 1 रखने पर यूक्लिड विभाजन परिमिका A बराबर बी क्यू, बी 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 1 7Q, A बराबर 7Q, यानी ये अपना विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक यानी समीकरण फर्स्ट है 6Q। अब 6Q प्लस 1, R बराबर 1 रखने पर, अब R बराबर कितना रखे कि एक विषम पूर्णांक प्राप्त हो। R बराबर अगर 2 रखेंगे, 6 2 8, 8 क्या है, एक सम पूर्णांक है, इसलिए अपन 2 नहीं रखेंगे। R बराबर कितना रखेंगे 3, 6 3 9, R बराबर 3 रखने पर A बराबर बी क्यू, बी कितना था अपना 6Q प्लस R कितना रख रहे हैं 3, A बराबर 6 और 3 9Q, 9 क्या है, विषम पूर्णांक। अब अपन आगे बात करें, ये अपना सेकंड समीकरण, R बराबर कितना रखें 3 4, अब 4 रखेंगे, 6 4 कितना हो जाएगा 10, इसलिए 4 को भी नहीं रखेंगे। 4 6 4 10, 10 क्या है, एक सम संख्या, यानी अपन सम संख्या नहीं
बता रहे प्रश्न में है विषम पूर्णांक यानी विषम यानी आर का ऐसा कौन कौन सा मान रखे कि विषम संख्या प्राप्त हो अपन को, या आर बराबर 4 नहीं रखेंगे, आर बराबर 5 रखेंगे। आर बराबर 5 रखने पर ए बराबर 6 क्यूब प्लस 5, ए बराबर 6 क्यूब 6 5 11 क्यूब, 11 क्या है विषम, विषम यानी थर्ड समीकरण। अतः समीकरण 1 2 और 3 से स्पष्ट होता है कि अपन ने जब r बराबर 1 रखा यानी r बराबर 1 रखा तो क्या प्राप्त हुआ अपन को विषम संख्या, r बराबर 3 रखने पर अपन को क्या प्राप्त हुआ एक विषम संख्या, r बराबर 5 रखने पर r बराबर 5 रखने पर भी क्या प्राप्त हुआ एक विषम संख्या। अतः अपन दूसरे प्रश्न के अंत में लिख देंगे कि अतः समीकरण 1 2 और 3 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 प्लस 6 क्यूब प्लस 3 तथा 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। दूसरे प्रश्न के लास्ट में ये लिखिए अतः समीकरण 1 2 3 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 तथा 6 क्यूब प्लस रूप 5 के रूप का होता है। इस प्रकार करके हम प्रश्न को पूरा करते हैं। अब प्रश्न थर्ड की ओर बढ़ते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? सदस्य कितने हैं? सदस्य 616, सदस्य 616, बैंड कितने हैं? 32। अब यह एक शब्द है अधिकतम। जब अधिक से अधिक अधिकतम ये ऐसे शब्द आते हैं वह एलसीएम निकालते हैं। जब कम से कम इस जगह एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाई यानी सबसे बड़ा, लो कम्युनिकेट मल्टीप्लाई। इसमें कम से कम एल यानी लो से कम, हाई यानी अधिक से अधिक, अधिकतम से अधिकतम। इसलिए ये क्या है? आर्मी बैंड वाले हैं 32। अब वो इन 32 आर्मी बैंड वालों के पीछे 616 सदस्यों को खड़ा करना है। वो कैसे करेंगे? यानी सब में बराबर आ जाए। उसमें क्या करेंगे? एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं अपन? 616 में 32 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार गया? लगभग 19 बार जाएगा। कितना आएगा? 608। कितना शेष बचा? 608 में 616 गया तो 8। अब ये क्या है? फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप में क्या करते हैं अपन? 32 बी को यहाँ ए बनाते हैं। कितनी बार गया? 8 चौक 32, 4 बार 32 0। अब इसको यूक्लिड विभाजन परिमिका के रूप से लिखते हैं। परिमिका के रूप में लिखेंगे। परिमिका क्या थी? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी आधारित पर हम इसे लिखेंगे। ए कितना है? 616। बी कितना है? 32। कितनी बार गुणा किया? 19 बार। शेष कितना आया? 8। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? ए कितना है इसमें? 32। बी कितना है? 8। कितनी बार गुणा किया? 4 बार। शेष क्या आया? 0। जिस जगह r बराबर 0 प्राप्त हो जाए वही भाजक अपना एचसीएफ कहलाता है। यानी मार्च उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है? 8 है। यानी 32 के पीछे जो 32 आर्मी बैंड वाले हैं उनके पीछे अपन को 8
आर्मी के जवान खड़े करने हैं। इस प्रकार स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी आई? 8। ये था दूसरा प्रश्न। अब बात करेंगे चौथे प्रश्न की। अब अपन बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 क्या है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाई किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यानी यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या थी? a बराबर bq प्लस r। इसका प्रयोग करके हमें दर्शाना है कि m के लिए ये m यानी q के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। q यानी 3m यानी 3q प्लस 1 के रूप का होता है। इसे हल करते हैं। इसे हल कैसे करेंगे? हल माना a एक पूर्णांक है, माना a को अपन एक पूर्णांक मान लेते हैं। a एक पूर्णांक है जहां b बराबर 3 मानते हैं। माना a एक पूर्णांक है, b बराबर 3 है, b बराबर 3 है। अब r के संभावित मान क्या होंगे? r के संभावित मान जीरो, 1, 2, 3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 0 के बराबर होता है या तो r, या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता r, लेकिन b से छोटा होता है r। इसलिए b का मान 3 है तो r का मान 3 नहीं होगा, यानी 3 से छोटा ही आएगा। यानी r के संभावित मान 0, 1 और 2। अब इन तीनों को ही हम यूक्लिड विभाजन परिमेय में रखकर हल करेंगे। r का मान इन तीनों को रख के केस बनाएंगे। जैसे यूक्लिड विभाजन परिमेय से यूक्लिड विभाजन परिमेय से यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या थी? a बराबर bq प्लस r। a एक पूर्णांक मान लिया, b क्या है? यहाँ b को 3, q कांस्टेंट, r बराबर ये 3 कंडीशन। अब r का मान अपन 1 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, ये फर्स्ट केस। a बराबर b का मान कितना है? 3। q को कितना मानेंगे अपन? m प्लस r, या 3 q ले लेते हैं। 3m, q की जगह m प्लस r कितना है? 0। यानी ये कितना हुआ? a बराबर 3m, a बराबर 3m। अब ये उत्तर नहीं आया क्योंकि प्रश्न क्या कहलाता है? परिमेय का, यानी यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। यानी जो ये पूर्णांक आया है अपन के पास, विषम पूर्णांक, इसका अपन को वर्ग करना है। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, a स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर, 3m स्क्वायर। अब ये 3m स्क्वायर यानी
9 एम स्क्वायर, 3 एम स्क्वायर ऐसे है। अब इनमें क्या करेंगे, ए बराबर 3 कॉमन ले लेंगे, 3 एम स्क्वायर, 3 एम स्क्वायर। अब 3 एम स्क्वायर है, 3 एम स्क्वायर है, उसको अपन क्यू बोलेंगे, 3 एम स्क्वायर को क्यू बोलेंगे, या 3 क्यू स्क्वायर, 3 एम स्क्वायर को अपन केवल सिंगल एम बोलेंगे, यानी 3 एम स्क्वायर ए बराबर 3m, इसको अपन m लिखे, 3 एम स्क्वायर को अपन m लिखे, यानी r बराबर 0 रखने पर a बराबर 3m। अब अपन आगे बात करते हैं, r बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर युक्लिड विभाजन परिमिका में r बराबर 1 रखने पर, यानी a बराबर 3m प्लस 1। अब इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 स्क्वायर। अब एक सूत्र होता है a प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र यहाँ है। 3m को a मानेंगे, 1 को b मानेंगे इस सूत्र में, ये सूत्र यहाँ है, इसको अपन खोलेंगे इसकी तरह, यानी a स्क्वायर 3m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कितना है 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 को ऐसे कैसे 2a कितना है 3m गुणा b कितना है 1। अब इसको आगे हल करेंगे, ये 3 का स्क्वायर 9 एम स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 को 100 गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 एम। अब इनमें क्या करेंगे, इन दोनों में 3 को कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लिया, कितना हुआ 3 एम स्क्वायर प्लस 2m, 3 दूनी 2m, ये प्लस का एक ऐसे कैसे लिख देंगे। अब ये क्या है 3 एम स्क्वायर प्लस 2m, 3 एम स्क्वायर प्लस 2m, इसको अपन m लिखेंगे, इसलिए a स्क्वायर बराबर 3m, इसकी जगह अपन ने m लिख दिया प्लस 1। पर्सन भी अपन को यही कह रहा था कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, यानी इस m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 है। अतः अब अपन लास्ट में लिख देंगे कि समीकरण, अतः स्पष्ट समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। अतः हम नीचे लिखते हैं, अतः समीकरण 1 व
2 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर m के लिए 3m व 3m प्लस 1 के रूप का होता है। जैसे अपन या r बराबर 2 और रख सकते थे, r बराबर 2 और रख सकते थे, लेकिन r बराबर 2 रखने पर भी यही कंडीशन वापस बन के आती है। r बराबर 2 रखने पर भी यही कंडीशन वापस आती, इसलिए अपन r बराबर केवल 2 समीकरण ही बनाए, r बराबर 0 रखने पर और r बराबर 1 रखने पर। इसलिए केवल 2 कंडीशनों में ही अपन ने ये सिद्ध कर दिया है। तीसरे कंडीशन में भी यही दोबारा उठ के आती, r बराबर अगर 2 रखते तो भी ये 3m प्लस 1 की फॉर्म में ही आता। अब अपन बात करते हैं चौथे पर्सन, 5वें पर्सन की। अब अपन बात करते हैं 5वें पर्सन की। 5वां पर्सन क्या है? यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब एक घन क्या होता है? घन एक होता है वर्ग। पहले पर्सन में अपने वर्ग का किया था, वर्ग के रूप में सिद्ध किया था, अब घन के रूप में सिद्ध करेंगे। घन क्या होता है? किसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा, स्वयं संख्या को आपस में 2 बार गुणा, वर्ग कहलाता है। किसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा घन कहलाता है। घन यानी आपस में 3 बार गुणा, वर्ग आपस में 2 बार गुणा वर्ग कहलाता है। अपन पर्सन की बात करते हैं। पर्सन को हम किस प्रकार से हल करेंगे? माना एक धनात्मक पूर्णांक L मान लेते हैं। हल माना एक धनात्मक पूर्णांक A है तथा B बराबर 3 है, R बराबर 0 1 2 3 नहीं हो सकता। R क्या होता है? या तो 0 के बराबर होता है R, या 0 से बटा होता है R, लेकिन B बटा होता है R से। इसलिए B 3 है तो R को B से छोटा ही रखना है। 3 नहीं ले सकते, 4 नहीं रख सकते। R के केवल 3 संभावित मान है, 0 1 और 2। इसलिए यूक्लिड एक माना एक धनात्मक पूर्णांक A है तथा B बराबर 3, R के संभावित 3 मान। यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या थी? A बराबर BQ प्लस R। ये थी यूक्लिड विभाजन परिमेय। इसे अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। A बराबर BM प्लस R। A बराबर B को क्या लिया है अपन नया? 3, इसलिए यहाँ B की जगह क्या लिखेंगे? 3। Q की जगह M और R का R। ये थी यूक्लिड विभाजन परिमेय का, और इसे इस प्रकार से लिखेंगे। अब M R के कितने मान है? 3। R बराबर 0 रखने पर जब इसमें R का मान 0 रखेंगे तो A बराबर 3m प्लस 0, A बराबर 3m।
क्योंकि 0 कोई मान तो नहीं होता, इसलिए a बराबर 3m। अब इसमें क्या किया है क्वेश्चन ने, घन करवाया है, इसलिए समीकरण का घन करने पर एक की घात 3 बराबर 3 m की घात 3, एक की घात 3 बराबर 9, 9 नहीं 3 का घन होता है 27 m की घात 3। ये कितना हो गया, एक की घात 3 बराबर 27 में 9 को कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन, अंदर क्या बच गया 9 का भाग 27 में 3 बार, 3 m की घात 3। अब 3 m की घात 3 को अपन m से दर्शाएंगे, इसे ये लिख सकते हैं 3 m की घात 3 को m लिखेंगे तो ये क्या हो गया, एक की घात 3 बराबर 9m। ये अपन का पाठ समीकरण बन गया, एक की घात 3 यानी 9m। अब अपन आगे बात करते हैं r बराबर 1 रखने पर सभी अपन इसमें रख रहे थे a बराबर 3m प्लस 1, समीकरण का घन करने पर घन कैसे करेंगे, एक की घात 3 बराबर 3m प्लस 1 पूरे का घन। अब एक सूत्र होता है a प्लस b की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 b स्क्वायर a। ये एक सूत्र है, इस सूत्र को यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये कैसे लिखेंगे, a क्या है यहाँ 3m, b क्या है 1, a यानी 3 m की घात 3 प्लस b की घात 1 यानी a की घात 3 प्लस 3, a कितना है 3m स्क्वायर, b कितना है 1 प्लस 3b का स्क्वायर 1 प्लस a कितना है 3m। अब इसे आगे हल करेंगे, 3 का घन 27 m स्क्वायर, m की घात 3 सॉरी, प्लस 1 की घात 1 पर कितनी भी घात हो उत्तर हमेशा 1 ही होता है, 1 पर कितनी भी घात हो हमेशा उत्तर 1 ही होता है। ये कितना हुआ 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से गुणा 27, 27 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 9m गुणा 3, 9m गुणा 9 3 27, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 27m स्क्वायर। आगे प्लस 1 का स्क्वायर 1 पर कितनी भी हो कोई फर्क नहीं, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9m। अब इनको एक साथ लिखेंगे, इस एक को इस तरफ लिखेंगे 27m की घात 3 प्लस 27m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1। आगे हल करेंगे, इनमें एक 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कितना आ गया, 9 का भाग 27 में कितनी बार गया 3 बार, 3 अंदर m की घात 3 ऐसे कैसे प्लस 9 का भाग 27 में 3 बार 3 m स्क्वायर ऐसे कैसे प्लस m, एक m है, m एक को लिखते नहीं है 1 प्लस 1। अब ये है कोष्टक के अंदर 3m स्क्वायर प्लस m की घात 3 सॉरी प्लस 3m स्क्वायर प्लस m को अपन m से दर्शाते हैं।
या इस जगह ये लिखेंगे तो ये क्या हो गया, एक की घात 3 बराबर 9 m प्लस 1। ये अपना समीकरण 2 बन गया। अब अपन समीकरण तीसरे की बात करते हैं, यानी r बराबर, एक बार समीकरण एक, इन दोनों को एक जगह लिख लेते हैं क्योंकि इनको मिटाने की जरूरत पड़ेगी। अब समीकरण एक क्या था, एक की घात 3 बराबर 9m। समीकरण दो क्या था, एक की घात 3 बराबर 9m प्लस 1। अब समीकरण तीसरे के लिए क्या करेंगे, समीकरण 3 के लिए r बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर अपन रख किस में रहे थे, a बराबर 3m प्लस r में अपन r की इक्वेशन लिख रहे थे। r कितना मानेंगे, 2, यानी a बराबर 3m प्लस 2। दोनों पक्षों का घन करने पर एक की घात 3 बराबर 3m प्लस 2 की घात 3। इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस b की घात 3 का, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 b स्क्वायर a। यह होता है a प्लस b की घात 3 का सूत्र, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 b स्क्वायर a। इस ब्रैकेट को इसकी तरह खोलेंगे तो ये कैसे होगा, देखो एक क्या है 3m की घात 3 प्लस b कितना है 2 की घात 3 प्लस 3 a कितना है 3m का स्क्वायर प्लस b कितना है 2 प्लस 3b कितना है 2 का स्क्वायर प्लस a कितना है गुणा, जहां कोई चिन्ह नहीं होता वहां गुणा का चिन्ह होता है, इसलिए बीच में क्या आएगा गुणा। a कितना है 3m। अब इसको आगे हल करेंगे, 3m यानी 3 का घन 27 m की घात 3 प्लस 2 की घात 3 का अर्थ 8 प्लस 3 की घात कितनी है 2, 3m स्क्वायर यानी 9 को 3 से गुणा 27 से 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया 27 7 7 14 2 2 4 1 54 m स्क्वायर प्लस ये कितना हुआ 2 का स्क्वायर 6 को 3 से गुणा 18 को 3 से गुणा 36 m स्क्वायर 36 m। अब इसमें क्या करेंगे, इनको एक साथ लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे, बराबर 27 m की घात 3 प्लस 54 m स्क्वायर प्लस 36 m प्लस 8। अब इनमें क्या कॉमन आएगा, 9 कॉमन आ रहा है, यानी इन सब में 9 उभयनिष्ठ है। 9 27 में 9 का भाग कितनी बार गया 3 बार, 3 m की घात 3 प्लस 9 छिकी 54 6 m स्क्वायर। 36 में कितनी बार गया 9 का 9 चौक 36 4 बार प्लस 8। अब ये क्या है,
3m³ प्लस 6m² प्लस 4 की जगह अपन m से दर्शाएंगे। इस जो ब्रैकेट में है उसकी जगह m लिखेंगे और ये क्या बन गया, 1/3 बराबर 9m प्लस 8, यानी इसकी जगह m 8 आ गए, या 2 का घन आया था 8। यह हो गया अपना थर्ड समीकरण। अतः समीकरण ये 1 था, ये 2 था, ये समीकरण 3 है। अतः अंत में अपन लिख देंगे, अतः समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि अब इस पर्सन को ऐसे कैसे लिख देंगे, है कि किसी धनात्मक पूर्ण संख्या का किसी धनात्मक पूर्ण संख्या का घन 9m व 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यह था अपना 5वां प्रश्न, यानी यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये अपने 3 समीकरण आए। जब r बराबर 0 रखा तब आया 9m, r बराबर 1 रखा तब आया 9m प्लस 1, जब r बराबर 2 रखा तब आया 9m प्लस 8। इस प्रकार अपन को 3 समीकरण प्राप्त हुए। इन 3 समीकरणों से यह सिद्ध हुआ कि किसी घन का 9m1 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का कोई घन होता है। यह थी अपनी प्रश्नावली 1.1 जो समाप्त हो गई। अब प्रश्नावली 1.2 की बात करेंगे। 1.2 में क्या है, प्रश्नावली 1.2 की बात करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें करेंगे। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, भाजकता के नियम। भाज्य संख्या क्या होती है, जिनमें किसी यानी भाज्य संख्या यानी जिसमें किसी अन्य संख्या का भाग जाए। अभाज्य संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। अपन प्रश्नावली 1.2 को हल करने से पहले भाजकता के नियम पढ़ेंगे। भाजकता के नियम, भाजकता के नियम क्या होते हैं, यानी भाग किस संख्या में जाएगा किस में नहीं जाएगा, इसका पता हम भाजकता के नियम से पता कर सकते हैं। सबसे पहले 2 का भाजकता का नियम, 2 का भाजकता का नियम। 2 के भाजकता का नियम क्या कहता है, देखो, जब किसी संख्या के अंत में 0 या 2 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो, जब किसी संख्या के अंत में 0 या 2 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो, उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे 7 8 9 7 6, इसमें अंत का अंक कौन सा है, 6। 6 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे कुछ भी हो 1, अब इसमें अंत का कौन सा है, 1। 1 में 2 का भाग नहीं जाता। या अगर 7 होता, 7 में भी 2 का पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए ये भी भाजक नहीं होगा।
लेकिन जब यहाँ 8 होगा, 8 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 2 की भाजकता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 अंक हो, उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। 3 की भाजकता का नियम, 3 की भाजकता का नियम, तीन की भाजकता का नियम क्या है? जब किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो उस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 3 की भाजकता का नियम, जब किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो उस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे यह है 7, 8, 6, 5। अब इस संख्या में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, इसका पता कैसे लगाएंगे? इसका पता है 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 से 5 26, 26 में 3 का भाग नहीं जाता। या अगर एक और होता, एक, यह कितना हो गया? 6, 6, 12, 12 और 7 19, 19 और 8 27। इस संख्या में 27, इस संख्या का अंकों का योग कितना हुआ? 27। 27 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या भी क्या है? 3 से विभाजित। जैसे यह है, इनके अंकों का योग कितना हो गया? 17। 17 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। और यहाँ अगर 4 और होता, तो अब कितना हो गया? 4, 4, 8 6, 4, 10 से 4 14, 21, 21 में 3 का भाग जाता है। अब ये 2 और 1, 2 और 1 कितना हो गया? 3, 3 में 3 का भाग जाता है, 2 और 1 3, 21 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाजकता का नियम क्या है? जब किसी संख्या के अंकों के योग में, जब किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। आगे बात करते हैं 4 की भाजकता का नियम। चार की भाजकता का नियम क्या है? जब किसी संख्या के अंत के 2 अंकों में 6, 7, 8, 4, इसमें अंत के कौन से अंक हैं? 84। 84 में 4 का पूरा भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 4 का पूरा भाग जाएगा। अपन 84